Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance of class 12th NCERT, and this is the part 2 video of this chapter. Question number 1 से 6 तक हमने कर लिया है. Question number 7, which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? देखिए सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है और कैसी डिजीज है? ये एक मॉलिकुलर डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, तो यानी कि ये एक हेरिडिटरी डिजीज है. ठीक है, अब आगे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स. जो आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल है ना, उसको हम लोग कहते हैं HbA. ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और इसको हम कहते हैं HbS, यानी कि ये सिकल सेल वाला HB है, यानी कि हीमोग्लोबिन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HB में ऑलरेडी आयरन होता है, तो आयरन के सप्लीमेंट्स अगर हम दे भी दे तो भी यहाँ पे आपका सिकल सेल जो रेड ब्लड सेल है वो कन्वर्ट नहीं होगा नॉर्मल रेड ब्लड सेल में, तो आयरन सप्लीमेंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ट्रू स्टेटमेंट. मॉलिकुलर डिजीज, यस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. इट कॉन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया. मलेरिया कॉजिंग जो आपका है दैट इज प्रोटोजोन, और प्रोटोजोन में कौन सा है? प्रोटोजोन में कौन सा है? प्लाज्मोडियम है. ठीक है, प्लाज्मोडियम. ये जो प्लाज्मोडियम है ये नॉर्मल आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करता है, लेकिन आपका आरबीसी तो ऑलरेडी जो है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सिकल सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा. कैन नॉट इन्फेक्ट सिकल सेल आरबीसी. सिकल सेल आरबीसी को ये इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा. तो जब इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा तो जितने भी पर्सन है जो सिकल सेल एनीमिया से डिजीज्ड हैं वो मलेरिया से रेजिस्टेंट होंगे. ठीक है, तो 7 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है. 7 का डी. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG? देखिए AUG जब आप जेनेटिक कोड पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि AUG जो है वो इनिशिएटर कोडॉन है, या आप कह सकते हो स्टार्ट कोडॉन है. ठीक है, और ये स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ ही किसको कोड करता है? मेथियोनिन को कोड करता है. यानी कि पूरे जेनेटिक कोड में आपको सिर्फ एक मेथियोनिन और दूसरा आपको ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिसके सिर्फ एक कोडॉन होंगे. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. इट कोड फॉर मेथियोनिन ओनली, इट इज एन इनिशिएशन कोडॉन, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये बात भी आपका करेक्ट है. इनिशिएशन कोडॉन भी प्रोकैरियोट में ये आपका फॉर्मल मेथियोनिन के फॉर्म में ये कोड करता है और यूकैरियोट में ये मेथियोनिन के फॉर्म में कोड करता है. बेसिकली दोनों में ही मेथियोनिन के फॉर्म में कोड करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 8 का डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी. ऑप्शंस है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एंड आरएनए. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, डीएनए जो है वो आपका काफी इवॉल्व्ड कैरेक्टर है, इसमें काफी इवॉल्व्ड कैरेक्टर है. कैसे इवॉल्व्ड कैरेक्टर है? जो आपका डीएनए है वो आपका पहली बात तो डबल स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, दोनों ही होते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और ये जो है आपका स्टेबल भी है. तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है डीएनए के ये सब के सब एडवांस्ड कैरेक्टर है, इवॉल्व्ड कैरेक्टर है. और जो आरएनए है वो काफी प्रिमिटिव है, ना तो ये स्टेबल है ना तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में रहता है. तो यानी कि जो भी आपके प्रिमिटिव कैरेक्टर होंगे वो हमेशा पहले आए होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन पहले आया, तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोट्स. क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर्स बहुत ही प्रिमिटिव है और कोई भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो स्टार्टिंग में बहुत प्रिमिटिव, बहुत ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके रिजल्ट जो है उतने बेहतरीन नहीं आते. बट आज हम उस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते चले जाते हैं तो जिनसे रिजल्ट नहीं आया है हम उसको ठीक करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हैं. ठीक है, यानी कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो है वो आपके पहले होंगे, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. आरएनए वर्ल्ड जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उसमें क्लियरली लिखा है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 10, विथ रिगार्ड टू मेच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स. देखिए यूकैरियोट्स में पहली बात क्या होता है कि ये आपका सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन भी होता है.
और ये mRNA पूरी तरीके से अभी फिलहाल तो ये mRNA इमेच्योर है, लेकिन ये मेच्योर होके इस न्यूक्लियस से बाहर जाता है और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों आपका न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन आपका साइटोसॉल में होता है, और ये होता है आपके यूकैरियोट्स में। क्यों प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जब आपका यहां से, यानी कि आपका जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ और जब आपका mRNA बना, तो ये जो mRNA होगा उसको हम लोग कहेंगे इमेच्योर mRNA। क्या कहेंगे? इमेच्योर mRNA। और इस इमेच्योर mRNA को आप कह सकते हो hnRNA, यानी कि हेट्रोजेनस आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, हेट्रोजेनस mRNA। ठीक है, अब ये जो हेट्रोजेनस mRNA है, इसके अंदर आपका एक्सॉन भी है और इसके अंदर आपका इंट्रॉन भी है। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन आपका फंक्शनल जीन है और इंट्रॉन आपका नॉन फंक्शनल जीन है। तो जो फंक्शनल जीन होगा उसको हम आगे लेके जाएंगे और जो नॉन फंक्शनल होगा उसको हम लोग स्प्लाइस कर देंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे जो आपका mRNA है इसमें आपका ये इंट्रॉन भी प्रेजेंट है और ये आपका येलो कलर का एक्सॉन प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट में देखिए सिर्फ आपका येलो कलर दिख रहा है, यानी कि सिर्फ इसमें एक्सॉन प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ जो आपका स्टार्टिंग में, यानी कि आपके 5 प्राइम पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है जिसको हम लोग कह रहे हैं 5 प्राइम मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो यहाँ पे लास्ट में 3 प्राइम पे जो ये टेलिंग लगा है इसको हम लोग कहते हैं एडिनाइलेट रेजिड्यू। कौन सा रेजिड्यू है ये? एडिनाइलेट रेजिड्यू। कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 रेजिड्यू होते हैं। ठीक है, और बीच में सिर्फ ये एक्सॉन प्रेजेंट है। अब इस mRNA को हम कहेंगे मैच्योर mRNA, मैच्योर mRNA। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर RNA, गलत बात। एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर, यस ये करेक्ट है, बी जो है वो करेक्ट है। एक्सॉन तो अपीयर होंगे लेकिन इंट्रॉन्स अपीयर नहीं होंगे मैच्योर RNA में, करेक्ट है। इंट्रॉन्स अपीयर नहीं होते, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी का आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, the human chromosome with the highest and least number of genes in them are respectively। तो क्रोमोसोम नंबर 21 एंड Y, क्रोमोसोम 1 एंड X, क्रोमोसोम 1 एंड Y, क्रोमोसोम X एंड Y, ये 4 ऑप्शन है। क्रोमोसोम 1 जो होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन होता है। कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 2968, वेरी कर सकता है नंबर, बट अप्रोक्सीमेटली इतने जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं। और जो क्रोमोसोम Y होता है उसमें लगभग 231 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 231 जीन्स, और ये काफी मिनिमम, सबसे कम होता है ये। ठीक है, तो Y क्रोमोसोम में आपके मिनिमम जीन्स होते हैं और 1 क्रोमोसोम में आपके मैक्सिमम जीन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C जो है वो करेक्ट आंसर है, 11 का C। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन, पूछा है नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में किनका कंट्रीब्यूशन नहीं है वो पूछा है। रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन, इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था। ठीक है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा में इन्होंने क्लियरली बता दिया था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर है, उसमें ये बेस है, वो सारी चीजें उन्होंने लगभग दे दी थी, बस मॉडल नहीं दिया था। उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही दी थी, और उसमें भी एकदम क्लियरली रोजलिंड फ्रैंकलिन ने स्टार्टिंग में ही बताया। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन एक साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इन्होंने ये डेटा दिया था। ठीक है, अर्विन चारगाफ ने वो जो एक इक्वल विड्थ होती है, यानी कि इन्होंने ये बताया है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन ये इक्वल नंबर में होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा और उसके साथ साथ इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ये बात इन्होंने क्लियरली बताई थी। तो अर्विन चारगाफ की वजह से जो डीएनए मॉडल का जो स्ट्रक्चर है ना वो एकदम क्लियरली, एकदम अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने भी मॉडल के बारे में ही चीजें बताई, तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन मेसेल्सन और स्टेहल, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, मेसेल्सन और स्टेहल ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बताया। इन्होंने बताया कि किस तरीके का रेप्लिकेशन होता है। इन्होंने आज सच मॉडल नहीं दिया,
ठीक है, लेकिन उन्हें रेप्लिकेशन के बारे में क्लियरली बताया है मेसेल्सन और स्टेहल ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each other by 3' to 5' phosphodiester bond. Okay. To prevent polymerization of nucleotides, which of the following modification would you choose? स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे आपका ये आपका है कार्बन नंबर 1 जिससे आपका अटैच्ड है यहाँ पे बेस। ठीक है, ये आपका कार्बन नंबर 2 जिसमें आपका H और OH है, ये कार्बन नंबर 2। ये यहाँ भी आपका H और OH है, ये आपका कार्बन नंबर 3, देन 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 जो है CH2OH। ठीक है, तो कार्बन नंबर 3 से आपका फॉस्फेट आके जुड़ता है, ये OH है तो फॉस्फेट इसी OH पे अटैक करता है। ठीक है, और अटैक करने के बाद इस ये जो यहाँ से H है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये O के साथ एक बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को फिर हम कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है अगर यहाँ से मैं इस 3' OH को रिमूव कर दूं, ठीक है, ये रिप्लेस कर दूं, तो ये पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा तो यही पूछा है आपसे कि टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप क्या मॉडिफिकेशंस करोगे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम जो 3' OH ग्रुप है डीऑक्सीराइबोज में उसको रिमूव या रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because, ये एक ही स्ट्रैंड में क्यों होता है, क्योंकि जो DNA डिपेंडेंट और DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर सकता है और वो डायरेक्शन कौन सा है, 5' to 3'। देखिए ये 5' से 3' डायरेक्शन में प्रोसीड कर पा रहे हैं। ये जो आपकी सिंथेसिस जो इसका टेम्पलेट DNA है यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट पेरेंटल स्ट्रैंड देखिए क्या है, 3' से 5' है, उसमें ये आपका जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा है वो होगा 5' to 3'। डॉटर DNA हमेशा ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दूसरी तरफ भी। अब देखिए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज हमने कहा यूनी डायरेक्शनल यानी कि सिर्फ 5' to 3' में काम कर सकता है। तो 5' to 3' यानी कि यहाँ पे इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होना चाहिए, 3' to 5'। तो 3' to 5' तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऐसे अपना बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से क्या बनाएगा, ये सिंथेसिस तो करेगा लेकिन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करेगा। तो यानी कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाएगा, जैसे जैसे फॉर्क खुलता जाएगा वैसे वैसे फ्रैगमेंट बनाता जाएगा। इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन फ्रैगमेंट को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स खूब सारे बन जाते हैं तो यहाँ पे आके डीएनए लाइगेज आता है और इसको लाइगेट कर देता है, इसको सील कर देता है और फिर ये भी कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, क्योंकि जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर सकता है, दैट इज 5' to 3'। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो है बी सही हो जाएगा। बी, ओके। सो विद दिस थैंक यू। और भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।